क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं बिलाल और हम सीख रहे नेक्स्ट जेएस और आज का हमारा टॉपिक है सर्वर एक्शंस। तो चलें शुरू करते हैं। हम आ जाते हैं इसकी डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर और समझते हैं सर्वर एक्शंस को पहले डॉक्यूमेंटेशन से और उसके बाद हम प्रैक्टिकल की तरफ आएंगे। और यकीन जाने नेक्स्ट जेएस 13 के सबसे बेहतरीन और खूबसूरत फीचर्स में से एक बहुत ही अच्छा फीचर है सर्वर एक्शन, जो कि अभी एक्सपेरिमेंटल जोन में है या एक्सपेरिमेंटल मोड में है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जब ये बीटा में आएगा, जब ये एक्सपेरिमेंटल से बाहर आएगा तो ये बहुत और ज़्यादा, बल्कि बहुत नहीं और ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा, क्योंकि अभी भी ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो कैसे पावरफुल है हम ये सब समझते हैं। सबसे पहले हम डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर पढ़ते हैं कि ये क्या कहता है। देखो, सबसे पहले ये समझ लो सर्वर एक्शन होते क्या है। सर्वर एक्शन कुछ नहीं होता, सर्वर एक्शन बस एक नॉर्मल फंक्शन होता है एसिंक। बस उसे बताना पड़ता है नेक्स्ट जेएस की एप्लीकेशन को कि ये जो है हमारे सर्वर साइड वाले फंक्शन है। तो उसके अंदर हमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं जो भी हम देखेंगे भी। तो इसकी अगर डॉक्यूमेंटेशन देखें तो सबसे पहले ये हमें कहते हैं कि भाई आप नेक्स्ट कॉन्फ़िग के अंदर, एक्सपेरिमेंटल के अंदर सर्वर एक्शन को ट्रू कर दो, ताकि ये फैसिलिटी आपको प्रोवाइड हो जाए और आप सर्वर एक्शन को यूज कर सकें। तो हम आ जाते हैं अपनी एप्लीकेशन के ऊपर। मैंने एक एप्लीकेशन बनाई हुई है और इसके अंदर हम जाते हैं कॉन्फ़िग में। और कॉन्फ़िग कहाँ गई, नेक्स्ट कॉन्फ़िग कहाँ गई मुझे नजर नहीं आ रही। ये रही, ठीक है। तो इसके अंदर देखो मैंने पहले से ही कॉन्फ़िगर किया हुआ है। इसको यहाँ पे अगर मैं कट कर दूं तो आपके सामने कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं करना है, इसको कॉपी पेस्ट कर देना है, सेव करेंगे। और जब सेव करेंगे तो हमारी एप्लीकेशन जो है वो दोबारा से रन करना जरूरी है। तो मैं करता हूँ npm, मैं यहाँ नहीं करता बल्कि मैं अलग से टर्मिनल के ऊपर करता हूँ Ctrl+C, ताकि हमें ये रिफ्रेश करके मिल जाए। मैंने हमारी एप्लीकेशन को दोबारा से रन कर दी और जब तक ये रन होती है हम आ जाते हैं अपनी डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर, दोबारा से इसे रीड करते हैं। तो हमने ये काम कर दिया और हम जरा सा और नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो ये कहता है कि देखो, अगर आपको सर्वर एक्शन किसी सर्वर साइड कंपोनेंट के ऊपर यूज करना है तो उसको आप इस तरह से यूज कर सकते हैं कंपोनेंट के अंदर, कि जब आप एसिंक फंक्शन बनाएं तो उस फंक्शन के फौरन बाद आपको यूज सर्वर लिखना है और उसके बाद अपना फंक्शन लिखना है। तो ये फंक्शन जो है सर्वर साइड हो जाएगा, यूज सर्वर हो जाएगा, मतलब कि ये सर्वर एक्शन बन जाएगा। और अगर और आगे बढ़ें तो ये जो है मैं इसको प्रीफर करता हूं कि अलग से एक एप्लीकेशन बनाए। नाम आप जो भी रख लें, इन्होंने यहाँ पे एक्शन रखा है, action.js, और उसके अंदर सबसे टॉप के ऊपर आप लिखें यूज सर्वर। उसके बाद आप एक से ज्यादा या एक फंक्शन बना के उसे सर्वर एक्शन का नाम दे सकते हैं या उसे कह सकते हैं कि हमने यहाँ पे सर्वर एक्शन डिफाइन कर दी है और ये एक नॉर्मल एसिंक फंक्शन ही होता है। बट इसके मैं दोबारा कह लेता हूँ कि कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं जो हम देखेंगे, कुछ हम देखेंगे जो मुझे मालूम है और जो आपको मालूम है वो हमें डिस्क्रिप्शन में बता देना, और कुछ एक्सपेरिमेंट से हमें इन फ्यूचर और ज्यादा पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये कहता है कि इसको इन एक्शंस को यूज क्लाइंट के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन एक्शन को यूज क्लाइंट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? जैसे इन्होंने एक फॉर्म बनाया है और फॉर्म के ऊपर इन्होंने एक्शन के एट्रीब्यूट में इस सर्वर एक्शन को यूज किया है, बट इसको ऑन क्लिक के अंदर भी यूज कर सकते हैं। मैंने यूज किया, उसके ऊपर एरर नहीं मिलता। तो इस तरीके से एक फॉर्म के अंदर की जो फील्ड्स है उसकी हम उससे डेटा को गेट करके हम आगे भेज सकते हैं या उसके साथ कुछ भी उसे मैनिपुलेट कर सकते हैं या उसको डेटाबेस के अंदर भी भेज सकते हैं, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया। और इसके अंदर क्या बताया, इसको यूज क्लाइंट में देखिए इस तरह से यूज करने का तरीका बताया हुआ है जो भी हमने डिस्कस किया। और इसके अंदर ठीक है, हम आ जाते हैं एक और चीज़ है, जरा सा मैं आता हूँ यहाँ पे कि सर्वर म्यूटेशन क्या होता है। सर्वर म्यूटेशन में देखो इसमें क्या क्या हमें प्रोवाइड होती हैं चीज़ें। फॉर्म म्यूटेशन कर सकते हैं, मतलब फॉर्म म्यूटेशन वही है कि सर्वर एक्शन में डायरेक्टली फॉर्म के डेटा को गेट करके डेटाबेस में भेजा जा सकता है बिना एपीआई के। ओके, ये बड़ी जबरदस्त चीज है। देखो एक बेनिफिट मैंने आपको ये बहुत कीमती बताया, वरना एपीआई बनानी पड़ती है, लेकिन शर्त ये है कि वो जो है हमारा डेटाबेस अपना हो, हमारा डेटाबेस अपना हो, ठीक है। अच्छा, रीवैलिडेटिंग, ये रीवैलिडेटिंग का भी हमें यहाँ पे ऑप्शन देता है। सर्वर एक्शन में हम रीवैलिडेटिंग भी कर सकते हैं। सर्वर ओनली फॉर्म्स क्या है, ठीक है। फॉर्म डेटा के थ्रू वही जो भी हमने डिस्कस किया कि फॉर्म डेटा को हम किसी भी फॉर्म को हम फॉर्म डेटा के थ्रू उसकी फील्ड्स के डेटा को गेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर एक बहुत ही जबरदस्त फीचर है, मैं जरा वो मुझे नजर नहीं आ रहा, टैग का, ये रहा,
इसके अंदर हमें एक रिवैलिडेट टैग की फैसिलिटी भी मिल जाती है जो कि बहुत ही पावरफुल है, जो इन फ्यूचर में हम यूज भी करेंगे बहुत ज़्यादा। लेकिन इसको आप अभी मैं बताना इसलिए ज़रूरी है, शायद इस वीडियो में हम इसे कवर ना करें, कि जब भी कोई रिवैलिडेट टैग क्या करता है कि जब भी हम कोई रिवैलिडेट टैग देते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम उसे कमांड दे रहे हैं कि ये टैग जिस जिस फैच फंक्शन में है उसको दोबारा से रिवैलिडेट कर दे। मतलब हो सकता है वो किसी और कंपोनेंट या किसी और पेजेस के अंदर वो फंक्शन हमें फैच का फंक्शन और डेटा को कर रहा हो, डेटा फैच कर रहा हो, तो इसके जरिए हम जो यहाँ पे ये प्रोवाइड होता है इसके जरिए हम उसको दोबारा से रिवैलिडेट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत फीचर है और इसके साथ रीडायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं कि कहीं पर भी, मतलब इस फंक्शन के थ्रू हम रीडायरेक्ट भी कर सकते हैं चीज़ों को। तो ये तो बात हो गई इसकी डॉक्यूमेंटेशन की और ये सारा इनपुट और फॉर्म के बारे में बताया गया है। तो इसको आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, बल्कि ज़रूर पढ़ें। और इसकी जो मोटी मोटी और मेन बातें थी वो मैंने आपको बता दी, कुछ बेनिफिट्स हमें नजर आ गए, कुछ हम प्रैक्टिकल में जानेंगे। तो आते हैं अपने कोड के ऊपर। मैंने एक नॉर्मल सी एप्लीकेशन बनाई हुई है जिसके अंदर एक एपीआई भी है जो मैंने एपीआई कॉल की हुई है, और इसके अलावा एक page.tsx की फाइल है जिसके ऊपर मैंने लिखा हुआ है सर्वर एक्शन। इसको फिलहाल यहाँ से हटा देते हैं और इसको समझने के लिए, इसको आसान करने के लिए हम क्या करते हैं, मैं एक फंक्शन बनाता हूँ कॉन्स्ट, और फंक्शन किस चीज का होगा, गेट डेटा। ये काम हम पहले भी कर चुके हैं। और ये एक फंक्शन होगा async, ये async अवेट का एक फंक्शन होगा जिसका पैरामीटर में हमें जरूरत नहीं है पैरामीटर की, मैं इसको मिटा देता हूँ। और ये काम क्या करेगा, ये करेगा कॉन्स्ट फैच डेटा अवेट करो जब तक के फैच ना हो जाए। क्या फैच ना हो जाए, हमारा डेटा फैच ना हो जाए। जब डेटा फैच हो जाए तो उस रिस्पॉन्स को आप क्या करो, उस रिस्पॉन्स को इंतजार करवाएं जब तक के फैच डेटा हमारा जेसन में कन्वर्ट ना हो जाए। जब जेसन में कन्वर्ट हो जाए तो रिटर्न कर दो हमारे रिस्पॉन्स को। ये काम हम पहले भी कर चुके तो इसकी डिटेल में मैं इतना नहीं जाना चाहता। नॉर्मली हमने एक फंक्शन बनाया async फंक्शन जो कि हमारा डेटा फेच करेगा किसी यूआरएल से। तो हम आते हैं यूआरएल कहां से लेंगे, यूआरएल हम थैंक यू जेसन के साथ जेसन प्लेस होल्डर, जेसन प्लेस होल्डर की यूआरएल है। चलो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेता हूँ जेसन प्लेस होल्डर, ताकि जो नए हैं उनको मालूम हो कि हमने ये एपीआई कहाँ से ली। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, ये फेक एपीआई है, फेक तो नहीं, मतलब ये एक डमी एपीआई है। मैं यूजर्स के ऊपर आता हूँ और इस एपीआई को करता हूँ कॉपी। ये एयर ऑफ ऑब्जेक्ट आ रही है हमारे पास यूजर की, तो हम क्या करते हैं, इसको करते हैं फेच और करते हैं सेव। और इसको जरा हम कंसोल करके देखते हैं, कॉन्स्ट डेटा अवेट, और क्या करेंगे, फेच को, फेच गेट डेटा, सॉरी फेच नहीं गेट डेटा, इसको कॉल कर देंगे और कंसोल करेंगे कंसोल डॉट लॉग डेटा। सेव कर देते हैं, फॉर्मेटिंग कर देते हैं और देखते हैं क्या हमें कंसोल में डेटा मिलता है। ठीक है, मुझे यहाँ पे एक्सेस करना होगा पेज के ऊपर, तो मैं आता हूँ, इसे एंटर कर देता हूँ, पेज को रिफ्रेश कर देता हूँ। पेज रिफ्रेश हो गया और देखते हैं क्या हमें डेटा मिला। देखें हमें डेटा बिल्कुल यूजर का डेटा मिल गया, बिल्कुल बिना किसी कबाहत के हमें इजीली, बहुत ही स्मूथली डेटा मिल गया। ये काम हम नॉर्मल फंक्शन में करते हैं, ठीक है। बट अब ये काम हम करेंगे सर्वर एक्शन से। सर्वर एक्शन से किस तरह करेंगे, हम आ जाते हैं अपने स्ट्रक्चर के अंदर। कहीं भी आप किसी भी नाम से फाइल बना सकते हैं। मैं बनाता हूं एक्शन के नाम से फाइल, लेकिन एक हमेशा बात याद रखें कि स्ट्रक्चर को मेंटेन करना हमारी एक डेवलपर की जिम्मेदारी है। तो फिलहाल हमारे पास कोई ऐसा खास स्ट्रक्चर नहीं, हम समझने के लिए बैठे हैं, इसलिए मैं इसे रूट के ऊपर ही बना रहा हूं, वरना इसका एक प्रॉपर फोल्डर बनता है और जिससे रिलेटेड हम एक्शन बनाते हैं उसी से रिलेटेड उसी की फोल्डर या उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से इसको बनाया जाता है। और नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, मैंने एक्शन के नाम से बना रहा हूं action.ts, ठीक है। इसे ts लिखना है क्योंकि इसके अंदर HTML शामिल नहीं, ये प्योर फंक्शन कहलाता है। तो अब आ जाते हैं, क्या हमने एक ts की फाइल बना दी, तो सबसे पहले हमें इसको बताना है, क्या बताना है कि भाई ये जो है यहाँ पे हम सर्वर के एक्शन देंगे, मतलब वो एक फंक्शन है नॉर्मली, तो यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे सर्वर एक्शन, ठीक है। तो ये नहीं लिखेंगे तो एरर आ जाएगा, ठीक है। इससे पता नहीं चलेगा कि ये जो फंक्शन है ये सर्वर का फंक्शन है या कहाँ का फंक्शन है, नॉर्मल फंक्शन है। इससे हमने बता दिया, जिस तरह हम यूज क्लाइंट लिखते हैं इसमें लिखा जाता है यूज सर्वर। तो सवाल ये पैदा होता है कि भाई यूज सर्वर लिखने की क्या जरूरत है, पूरी एप्लीकेशन तो सर्वर साइड है।
देखो कंपोनेंट सर्वर साइड रेंडर होते हैं, लेकिन जो फंक्शन होते हैं नॉर्मल फंक्शन, उसको हमें बताना पड़ता है कि ये फंक्शन जो है सर्वर साइड का फंक्शन है और उसके जो बेनिफिट्स है ताकि हमें मिल जाए। अगर हम नहीं बताएंगे तो वो बेनिफिट्स हमें नहीं मिल पाएंगे। वो बेनिफिट्स बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं, अभी हम देखेंगे। तो हम आते हैं अपने फंक्शन पे और इस फंक्शन को करते हैं कट और यहां पे करते हैं पेस्ट, सेव करते हैं, फॉर्मेटिंग करते हैं और करते हैं क्या, इसको एक्सपोर्ट, ताकि हम इसको गेट कर सकें पूरी एप्लीकेशन में कहीं भी जहां हमारा मन करे। तो हमने यहां से तो फंक्शन हटा दिया, हमें एरर आ रहा है तो हम कहेंगे गेट डेटा सजेशन आ गई, मैंने एंटर किया, हमारा एरर चला गया, सेव किया और यहां पे मैंने देखते हैं क्या हमें रिजल्ट वैसे ही मिला। मैं दोनों को सेव कर दूं, मैंने सेव नहीं किया। अब हम टर्मिनल पे देखते हैं क्या हमें बेनिफिट तो नहीं, रिजल्ट मिला, हमें रिजल्ट ऐसे ही मिल रहा है जैसे पहले मिल रहा था। तो सवाल ये है कि इनमें फर्क क्या है। देखो इनमें फर्क एक तो ये है कि जब अभी हमने इसे एक्शन में मतलब यूज सर्वर के अंदर इस फंक्शन को डिफाइन किया तो हमें ये क्या हुआ, ये स्केलेबल है, स्केलेबल हो गया ये, ठीक है, स्केलेबल हो गया, ठीक है। एक तो बेनिफिट इसका ये है। दूसरा बेनिफिट क्या है, ये कोर्स के एरर्स जो होते हैं, कोर्स का जो एरर है वो यहां पर नहीं आएगा क्योंकि ये कैपेबल है क्रॉस प्लेटफॉर्म को। ये कैपेबिलिटी है इसमें कि क्रॉस प्लेटफॉर्म का इसमें मसला नहीं आता क्योंकि सर्वर से ही रिक्वेस्ट जा रही है डेटाबेस के ऊपर, तो इसमें क्रॉस का इश्यू नहीं होता। अगर क्लाइंट से का रिक्वेस्ट जाती है तो उसमें कोर्स का एरर आता है, कोर्स का एरर आ जाता है, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया। ये दूसरा पॉइंट आ गया। जैसे जैसे पॉइंट आते जाएंगे हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, तीसरा बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है, वो मैं आपको भी बताता हूं, जो कि जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है। हम एक और फंक्शन बनाते हैं हम बनाते हैं एक्सपोर्ट, ठीक है, एक्सपोर्ट कर दिया मैंने, एक्सपोर्ट और कॉन्स्ट गेट डेटा के ही नाम से टू, गेट डेटा टू कर देते हैं, ठीक है। नाम आप कुछ भी रख ले, वो आपकी मर्जी है, हम उसके अंदर नहीं पढ़ना चाहते। तो हम सिर्फ सर्वर एक्शन की पूरी डेफिनेशन को ठीक से समझना चाहते हैं कि सर्वर एक्शन है क्या। देखो मैंने दोबारा से नॉर्मली एक फंक्शन बनाया है। अब इसका जो सबसे बड़ा फायदा है वो मुझे जो लगता है, मुझे जो सर्वर का सबसे बड़ा फायदा लगता है वो ये है कि ये जो है इसमें एपीआई बनाने की जरूरत नहीं है। अब आप कहेंगे ये क्या बात हुई और ये किस तरह। देखो मेरे पास कोई डेटाबेस है अपना, सही है, लाइक मैंने एक एपीआई बनाई है। ये एपीआई बनी हुई है यूजर्स की और यूजर्स के अंदर राउट में मेरा कुछ एक रिक्वेस्ट जा रही है मेरे सर्वर के ऊपर, जो कि नियॉन पोस्टग्रेसक्यूएल डेटाबेस है, नियॉन का डेटाबेस है वर्सल के ऊपर, वहां से यूजर्स के डेटा को फेच करके ला रही है। अब ये एपीआई जब हम कॉल करेंगे, ये एपीआई हिट होगी और फिर वो डेटा लेकर आ जाएगी। सर्वर एक्शन कहता है कि मैं तो हूं ही सर्वर साइड, एपीआई सर्वर साइड ही बनती है ना, तो वो तो है ही सर्वर साइड, तो इसको डायरेक्ट एक्सेस है डेटाबेस के ऊपर। यहाँ पे हम किसी भी डेटाबेस की जो भी कनेक्शन बनाए, उस डेटाबेस की डायरेक्टली क्यूरी यहाँ पे हम रन कर सकते हैं विदाउट एपीआई। किस तरह से करेंगे, हम आते हैं अपने राउट्स के ऊपर और सबसे पहले हम ये वाली लाइन कॉपी करते हैं जो हमें इसमें रिक्वायर होगी, तो मैं इसको कॉपी करता हूं और यहां पर पेस्ट कर देते हैं। दोबारा राउट के ऊपर आते हैं, इस लाइन को कॉपी करते हैं जो हमारा डेटा लेकर आ रहा है, इसको कॉपी करते हैं और यहां पर पेस्ट कर देते हैं इस फंक्शन के अंदर, ठीक है। अब ये एपीआई तो नहीं है, हमने क्या किया, किसी डेटाबेस की क्यूरी है, नियॉन डेटाबेस की क्यूरी है, ड्रिजल की, एक्चुअली ये ड्रिजल की क्यूरी है। हमने ड्रिजल की क्यूरी यहाँ पे डायरेक्ट रन की जो कि हमारे डीबी से कनेक्ट है। कैसे कनेक्ट है, इसके जरिए कनेक्ट है, हमारे डीबी से करिए क्यूरी जाएगी डेटाबेस पे और डेटाबेस के बाद हम इसको कहेंगे भाई जब डेटा आ जाए तो हमारे यूजर्स को जो है रिटर्न कर दो, हमारे यूजर्स को रिटर्न कर दो। अब ये एक मैंने नॉर्मल फंक्शन बनाया है, ना कि मैंने ये वाली एपीआई कॉल की है, ठीक है। मैंने एक नॉर्मल फंक्शन बनाया है, उस फंक्शन के अंदर मैंने क्यूरी लिखी है किसकी, ड्रिजल की, और मुझे यहाँ पे एपीआई कॉल करने की जरूरत नहीं। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। अब देखते हैं क्या हमें इस यूजर्स में डेटा मिल रहा है डेटाबेस से। तो हम आते हैं यहाँ पर और यहाँ पे करते हैं कॉमा गेट डेटा टू और यहाँ पे मैं करता हूँ गेट डेटा टू, सेव करते हैं और देखते हैं अब हमें कौन सा डेटा मिल रहा है। और आते हैं, ये देखें अब हमें कौन सा डेटा मिला,
पांच एंट्री है, सॉरी 4 एंट्री है जिसके अंदर हमें मुख्तलिफ डेटा मिला। इससे ऊपर जो है जेसन से आ रहा था ये कुछ और था और अभी कुछ और है, मतलब कि ये मेरे डीबी से डायरेक्टली डेटा लेकर आ गया फेच करके और मैंने कोई एपीआई भी कॉल नहीं की। ठीक है, मैंने कोई एपीआई भी कॉल नहीं की। ये खूबसूरती आप देखें, मैंने कोई भी एपीआई कॉल नहीं की और ये डेटा लेकर आ गया। अब इसी तरह इसमें हम वैलिडेशन भी लगा सकते हैं, मतलब यहाँ पे एक बार मैं लिख दूं एक और बेनिफिट इसका जो बहुत बड़ा है कि इससे इसको एपीआई की जरूरत नहीं। ठीक है, सर्वर फंक्शन में एपीआई की जरूरत नहीं होती। अब अगर मुझे एक और मैं अगर फंक्शन बना दूं, एक और फंक्शन में बना दूं और वहां पे हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको फंक्शन 3 कर देते हैं, इसको फंक्शन 3 कर देते हैं और यहाँ पर मैं इंसर्ट का मुझे याद नहीं है, इंसर्ट का ड्रिजल से मुझे देखना पड़ेगा। हम यहाँ पे ड्रिजल की यूरी भी देख लेते हैं और थोड़ा सा उससे भी सीख लेते हैं। इंसर्ट के ऊपर आ गया। इंसर्ट के ऊपर आने के बाद मैं इसको करता हूं कॉपी, इसको मैंने कर दिया कॉपी, आ जाता हूं अपने कोड पर, पेस्ट कर दिया और मैंने इसे क्या कहा कि हमारा ये जो टेबल है, ये जो हमारा टेबल है, कॉपी पेस्ट, और पेस्ट करने के बाद मुझे कौन कौन सी फील्ड मिल रही थी, मैं जरा फील्ड देख लूं। यूजर नेम है और ईमेल है। ठीक है, तो अभी हम डेटा इनपुट करके देखते हैं। यूजर नेम एंड्रयू कर देते हैं और ईमेल क्या कर देते हैं भाई, ईमेल भी andrew@abc.com। अब मैंने इसको क्या कहा, अब जरा समझ लें। मैंने पोस्ट की रिक्वेस्ट बनाई है, एक्चुअली एपीआई नहीं है, आपको समझाने के लिए मैंने कहा कि इस एक और फंक्शन बनाया और इस फंक्शन के जरिए हमने क्या किया, हमें अपने डेटाबेस के अंदर अपने यूजर नेम में एक एंट्री करना चाह रहा हूँ, अपने टेबल में एक एंट्री करना चाह रहा हूँ एंड्रयू की, जिसकी ईमेल है ये। फिर उसके बाद इसी को मैं गेट करता हूँ और कंसोल करता हूँ और देखते हैं कि क्या हमें एंट्री मिलती है या नहीं मिलती। तो हम आते हैं दोबारा अपने कोड के ऊपर और यहाँ पे हम एक और फंक्शन गेट करते हैं, गेट डेटा 3, और इसको कॉल करते हैं। वैसे तो ये ऑन क्लिक पे कॉल होना है, लेकिन अभी मैंने कोई ऐसा फॉर्म बनाया हुआ नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट कॉल कर रहा हूँ ताकि हमें ये डायरेक्ट कॉल होके बता दे। तो आते हैं अपने पेज को, करते हैं रिफ्रेश ताकि ये कॉल हो जाए और आते हैं डेटा में। ये देखें 2 बार कॉल हो गया, 2 बार कॉल हो गया, बल्कि 3 बार कॉल हो गया। मैंने कोई पोस्ट की एपीआई क्रिएट नहीं की, मैंने कहीं पोस्ट की डेटा को मैंने हिट नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने सिर्फ एक एक्शन बनाया जो कि मेरे डीबी से डायरेक्ट कनेक्ट है। कैसे कनेक्ट है, यहाँ से कनेक्ट है डीबी के जरिए। ठीक है, वो डायरेक्ट कनेक्ट है और मैं उस डीबी की डायरेक्टली क्यूरी यहाँ पे लिख रहा हूँ, डेटा को गेट भी कर रहा हूँ, इंसर्ट भी कर रहा हूँ और डेटा को अपडेट और डिलीट करना आपका होमवर्क है। कैसे होगा, यहाँ पे आप आ जाएंगे, यहाँ पे ये देखो अपडेट और डिलीट की क्यूरी है। डिलीट के ऊपर आ जाए तो ये रही उसकी क्यूरी, डिलीट की कि उसको यूजर के कौन सा यूजर डिलीट करना है, सब चीजें यहाँ पे आप इस सर्वर एक्शन के जरिए उसे डिलीट भी कर सकते हैं विदाउट क्रिएट एनी एपीआई। ठीक है, तो सर्वर एक्शन को आपने देखा कि इससे एपीआई की जरूरत नहीं, ये इसके बैकएंड पे एपीआई का ही मैकेनिज्म होगा या इससे बेहतर कोई एडवांस मैकेनिज्म भी हो सकता है, उससे हमें कुछ सरोकार नहीं। बट ये एक नॉर्मल फंक्शन है और सर्वर साइड होने की वजह से या यूज सर्वर करने की वजह से इस फंक्शन से हमें ये बेनिफिट है कि हम डायरेक्टली अपनी डीबी को एक्सेस कर सकते हैं और यहाँ पे क्यूरी लिख सकते हैं विदाउट एनी एपीआई। बट इसका मतलब ये नहीं कि एपीआई का वजूद ही खत्म है, अब एपीआई की जरूरत ही नहीं। अगर आपको इस डीबी से या इस नेक्स्ट की इस एप्लीकेशन से ही कोई और नेटवर्क भी कनेक्ट करना है तो उसमें आपको एपीआई की जरूरत होगी। आप उससे ये डायरेक्टली ये वाला फंक्शन कॉल नहीं कर सकते, उसमें आपको एपीआई की जरूरत पड़ेगी। लेकिन इंटरनली ये जो फंक्शन है आप इसे आप कहीं भी यूज करते हैं एप्लीकेशन के अंदर तो आपको एपीआई की जरूरत नहीं। आप डायरेक्टली इसको कॉल करके इससे डेटा को हम पास कर सकते हैं और इजीली उसको डेटाबेस से कनेक्ट करके वहां पे कर्ड ऑपरेशन ऑपरेट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें और क्या है जानने के लिए अगर मैं देखूं इसका बेनिफिट, हमने कहा स्केलेबल है, कोर्स का एरर नहीं आता। कोर्स का एरर ये होता है कि अगर हम इसको क्लाइंट साइड पे रन करें किसी और एपीआई से
तो वहां पे पॉसिबल है कोर्स का एरर आ जाए, बट सर्वर एक्शन के अंदर कोर्स का एरर नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि सर्वर ही रिक्वेस्ट कर रहा होता है डेटाबेस से, क्लाइंट रिक्वेस्ट नहीं कर रहा होता, ठीक है। लेकिन इसको क्लाइंट के ऊपर यूज कर सकते हैं, फिर भी सर्वर ही रिक्वेस्ट कर रहा होगा। तो ये भी बेनिफिट हो गया और एपीआई की जरूरत नहीं होती। मतलब कि ये है कि इसके अंदर किसी भी डेटाबेस की क्यूरी को हम लिख सकते हैं। लाइक मोंगोडीबी से भी आप इसका कनेक्शन बना सकते हैं। इसको मोंगोडीबी से अपने मोंगोडीबी के डेटाबेस से कनेक्ट करके उसकी डायरेक्टली क्यूरी यहाँ पे लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे न्यून डेटाबेस पोस्टग्रेसक्यूएल के यूज किया, उसकी डायरेक्ट क्यूरी को यहाँ पे लिखा है ड्रिजल के जरिए, जिसमें एसक्यूएल यूज होती है, या कोई और फुना डीबी, मारिया डीबी को भी आप यहाँ पे उनकी क्यूरीज को कनेक्ट करके इससे डायरेक्टली उसकी क्यूरीज को लिख सकते हैं सर्वर एक्शन में। ये फायदा होता है सर्वर एक्शन का। और सर्वर एक्शन क्या है? सर्वर एक्शन एक नॉर्मल एसिंक फंक्शन है, एक नॉर्मल एसिंक फंक्शन है। और फर्क क्या है कि इसे यूज सर्वर करने से ये सर्वर एक्शन बन जाता है, जिसके हमें कुछ बेनिफिट जिक्र किए अभी, और जैसे कुछ आपको मालूम हो तो हमें डिस्क्रिप्शन में बताएं। और इन फ्यूचर कुछ और जब ये एक्सपेरिमेंटल से बाहर आ जाएगा तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये और ज्यादा अच्छे बेनिफिट्स के साथ आएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। और हाँ, इसके अंदर ऑथेंटिकेशन भी हम यहाँ पर कर सकते हैं इजीली, और इसको रिवैलिडेट भी कर सकते हैं। और इसको टैग के जरिए हम, जैसे हमने पता मालूम किया था, उसका नाम क्या था, मेरे जहन से निकल गया, यहाँ पर था ना टैग का, टैग के जरिए रिवैलिडेट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।